हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड सेल ऑर्गेनल हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग पढ़ते हैं ईपीआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ आर फॉर रफ, और इसको हम लिख सकते हैं आर ईपीआर। सेल के डायग्राम बताने के दौरान हम लोग डिस्कस किए हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इस जालीनुमा स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे स्फेरिकल मास दिखाई देते हैं, जिसके बारे में भी बताया गया आपको। ये मास होते हैं राइबोसोम, ये कहलाएंगे राइबोसोम। Ribosome are the site for protein synthesis। सेल में राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन बनाना। और हम लोग जो भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। और प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्रोटीन। ये प्रोटीन सिर्फ बॉडी नहीं बनाते हैं, इसके अलावे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल भी करते हैं एंजाइम्स के रूप में। बहुत सारे बॉडी एक्टिविटी को या बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। जैसे हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आता है, यानी बच्चा देने की, बच्चा उत्पन्न करने की शक्ति हार्मोन की वजह से भी आता है। तो हार्मोन की वजह से आता है, और ये हार्मोन किसके होते हैं बने हुए? प्रोटीन के, यानी हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन्स। जो डाइजेशन है हमारे शरीर में होता है, भोजन पचाने का काम, जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में डाइजेशन होता है, भोजन पचाने का काम। वो काम भी कौन करेगा? एंजाइम्स करते हैं। ये एंजाइम्स भी किसके होते हैं बने हुए? प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन हमारा बॉडी तो बनाता ही है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है, सेल के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करता है। हम लोगों ने देखा सेल मेम्ब्रेन भी बना होता है किससे? सेल मेम्ब्रेन भी बना होता है प्रोटीन से, प्रोटीन एंड लिपिड। तो प्रोटीन से भी बना होता है और लिपिड से भी बना होता है। लिपिड है फैट, और प्रोटीन तो प्रोटीन है ही। तो ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका डायग्राम है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे स्फीयर्स आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इन स्फीयर्स को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। और जो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहलाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर में एक जगह से दूसरे जगह सेल में
ले जाया जाता है, पहुंचाए जाने का काम होता है। तो जो प्रोटीन बनाया गया, अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाया जाएगा और उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट का काम किया। कुछ जो सिंथेटिक चेंजेस होते हैं वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कराया जाता है और मोस्टली इनका यूज होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं या किसी ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, मेम्ब्रेन बनाए जाने की प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टार दे करके दें या एबीसी दे करके दें, एबीसी पॉइंट वाइज इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार दे के स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 कर सकते हैं या फिर इसको ए बी सी डी कर सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें मैं दे रहा हूं, इट इज a network like structure responsible for transport of material from one part of cell to the other part. It also acts as site for protein synthesis. It helps in membrane biogenesis. Membrane biogenesis. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसका मतलब क्या हो गया? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये फंक्शन हो गया आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मुख्य रूप से यह एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल को पहुंचाता है। चूंकि इससे अटैच्ड होते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम अटैच होने की वजह से ये प्रोटीन बनाने का जगह भी है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट आल्सो एक्ट्स एज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए जगह, साइट मींस जगह, लोकेशन प्रोवाइड करता है जहां पर प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
ये जो प्रोटीन बनाए जाते हैं उसका और लिपिड का प्रयोग करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के चारों तरफ होता है या फिर सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ होता है, उस मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी करता है एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये साइंटिफिक टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही काम करता है। इसमें डिफरेंस यही है कि देयर इज नो राइबोसोम अटैच टू इट्स वॉल, इसके दीवार के ऊपर, इसके बाउंड्री के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं जुड़ा होता है। तीसरा पॉइंट है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको EPR S यानी S फॉर स्मूथ भी लिखते हैं और SEPR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। स्ट्रक्चर सेम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया दूसरा। ये तीसरा सेल ऑर्गेनल। देखिए मेन फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रफ से जुड़ा हुआ है कि यह मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। लेकिन इसका स्पेशल फंक्शन है कि लीवर सेल, कुछ जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनके लीवर सेल में, लीवर को हम केमिस्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं, केमिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, लीवर केमिस्ट ऑफ द लिविंग बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है कौन? लीवर। लीवर इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स इन आवर बॉडी और उस अनवांटेड मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है यूजफुल मटेरियल। खासियत सबसे बड़ा यह है कि यह वेस्ट को भी वेस्ट नहीं होने देता। जो वेस्ट है, जो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है, जहरीला है, उस मटेरियल को भी हमारा लीवर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, हमारे लिए फायदेमंद रूप में कन्वर्ट कर देता है। जिसको जॉन्डिस होता है, लीवर का प्रॉब्लम होता है, कहते हैं बीमारी क्या है? जॉन्डिस है। जॉन्डिस में लीवर का प्रॉपर फंक्शन रुक जाता है, चाहे वो जिस कारण से भी जॉन्डिस हो, खान पान की गड़बड़ी की वजह से हो या फिर इन्फेक्शन से हो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई शरीर में घुस जाए, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है। हेपेटाइटिस ए में क्या है? वायरस लग जाता है और वो नुकसान पहुंचा देता है लीवर को, तो लीवर का प्रॉपर फंक्शन बंद हो जाएगा, लीवर का जो मेन फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, तो जॉन्डिस में लीवर डैमेज होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ जो है वो क्या काम कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, यानी लीवर के अंदर जो
सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनका काम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जहर को न्यूट्रलाइज करना, पॉइजन को न्यूट्रलाइज करके और फिर से उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। यानी जो जहर है हमारे लिए, पॉइजन है हमारे लिए, उसको हमारे लिए फायदेमंद रूप में बदल देने का काम ही कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमारे बॉडी में जहां कहीं भी हमारे बॉडी में जहां कहीं भी हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको पैथोजेन कहते हैं, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं, तो पैथोजेंस अगर हमारे शरीर में घुस गए तो वो हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। तो सबसे पहले उस पैथोजेन के मारेगा हमारा बॉडी। हमारे बॉडी का जो रेसिस्टिव मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है, पावर हमारे बॉडी का, खूब इम्यून सिस्टम अभी कोरोना काल में खूब महत्वपूर्ण है। सब लोग जानते हैं इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है। तो इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी का है, उसकी वजह से वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारा जाएगा। मरने के बाद वह वेस्ट मटेरियल, वो खराब मटेरियल है, वो खराब है तब नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर में। अब उस खराब केमिकल को पहुंचाया जाएगा कहाँ? ब्लड के माध्यम से लीवर के पास, और लीवर में उनका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, हार्मफुल मटेरियल को यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा। और वह किसके द्वारा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ लीवर सेल में ही नहीं होते हैं, बॉडी के हर सेल में होते हैं। मैक्सिमम जगह पर इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो पहुंचाने का काम है। कुछ जो इंपॉर्टेंट कुछ केमिकल होते हैं उनको भी सिक्रेट करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। और लीवर वाले जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, दे आर यूज्ड एज क्या? यूज्ड एज डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। It is a network-like structure, network-like structure responsible for transport of material in the cell. It has no ribosome on its surface. On its surface. Next है in the liver cell, in the liver cell of some organism, it acts as detoxifying agent, detoxifying
डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। ये हो गया आपका फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला हम लोग देखेंगे चीज राइबोसोम क्या है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाया जाता है और फ्री एग्जिस्टेंस भी इनका होता है। तो हम लोग देखेंगे अगला पार्ट राइबोसोम। फोर्थ सेल ऑर्गेनल होगा हमारा राइबोसोम। देखिए राइबोसोम का हम लोग अब तक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते आए हैं, लेकिन अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे इंग्लिश का जो 8 लेटर होता है 8 के शेप में। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला जो गोला है छोटा है, नीचे वाला गोला बड़ा है। थोड़ा डिफरेंस अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर से मैं इसको बना रहा हूँ, देखने में पता चले इसलिए, हालांकि बहुत कम का डिफरेंस होता है। ये गोला एक हो गया और दूसरा गोला ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ डीएनए नहीं आरएनए, आरएनए जो सेल का एक कंपोनेंट होता है, सेल का एक पार्ट होता है, डीएनए के द्वारा बनाया जाता है, वो यहाँ पर धागे की तरह घुसता है। ये आरएनए है, आरएनए, ये दोनों गोले के बीच से पास करता है। समझ लीजिए कि गन्ना पेरने वाला मशीन है, गन्ना से जो जूस निकाला जाता है, देखिए होइएगा कि 2 चक्री घूमते रहता है और उस चक्री के बीच में गन्ना को डालते हैं, जूस अलग हो जाता है और सिट्ठी अलग हो जाता है, ठीक है। बस समझ लीजिए कि ये दोनों चक्री के समान है, एक बड़ा चक्री है, एक छोटा चक्री है। इधर से गन्ना नहीं घुसता, आरएनए घुसता है। इस आरएनए का एक स्पेशल नाम है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए जो हुआ डीएनए के द्वारा बनाया गया चीज होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है आरएनए। डीएनए की तरह डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए। एंड दिस टू स्ट्रक्चर, ये 2 स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, एक गोला और दूसरा गोला, ये इंग्लिश के 8 के लेटर के शेप में है, लेकिन 8 का लेटर प्लेन स्ट्रक्चर होता है, ये गोला स्फेरिकल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये होता है 40s, इसका स्पेसिफिक डेंसिटी ये होता है 60s, 40s एंड 60s स्पेसिफिक डेंसिटी होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वैरी भी कर सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा क्या, राइबोसोम, राइबोसोम। सेल में जब हम लोग राइबोसोम बना रहे थे तो सीधे एक डॉट दे रहे थे इस तरह का। इतना छोटा स्ट्रक्चर को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो राइबोसोम देखिए क्या है, इट इज ए सेल ऑर्गेनल, it is a cell organelle responsible for protein synthesis, यानी प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम के द्वारा किया जाता है।
It is made up of two spherical structure. Made up of two spherical structure. ये जो आरएनए है इसको एमआरएनए, जो इसके अंदर घुसता है इसको एमआरएनए कहते हैं। एक्चुअली आरएनए डीएनए से बनता है। डीएनए में जो सिंबल होता है, जो जीन हम लोग कहते हैं, जीन है, जीन हम लोग कभी पढ़े हैं। तो डीएनए का एक टुकड़ा जीन है जो एक खास कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए आरएनए बनाया जाएगा उस डीएनए के पार्ट के द्वारा। वह आरएनए कहलाएगा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, बिकॉज इट हैज कोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन। वो एक खास तरह के प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास मैसेज होता है, एंड दैट मैसेज इज ट्रांसफर्ड टू राइबोसोम बाय द यूज ऑफ एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोम के पास मैसेज को लाएगा कि दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी इसी तरह का इस आरएनए एमआरएनए के पास जो मैसेज है उस मैसेज से रिलेटेड प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन दिया जाता है किसको? राइबोसोम को। अब इसके अलावे भी दो तरह के आरएनए होते हैं। एमआरएनए के अलावे दो और आरएनए होते हैं, टीआरएनए, टी फॉर ट्रांसफर, एम फॉर मैसेंजर, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा आरएनए होता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। यानी तीन तरह के आरएनए हुआ, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। यानी राइबोसोम बनाने में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ट्रांसफर आरएनए नाम से ही क्लियर है कि जो एमिनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, ये यूनिट है। जैसे एबीसीडी से बनता है जीओटी गॉट, GOAT गोट माने बकरी। तो इंग्लिश के जिस तरह से लेटर से बनते हैं वर्ड, उसी तरह से एमिनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं प्रोटीन। एमिनो एसिड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज होता है कि सच एंड सच टाइप ऑफ प्रोटीन इज टू बी प्रोड्यूस्ड। किस तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, इट इज इनकोडेड इन मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए में जो कोड है उसके अनुसार एमिनो एसिड को लाता जाएगा ट्रांसफर आरएनए, और इस राइबोसोम का काम है एमिनो एसिड को जोड़ना। यानी समझिए माला बनाने का काम कर रहा है कौन? राइबोसोम। एमिनो एसिड से एमिनो एसिड को जोड़ता जाएगा और एक माला तैयार होगा। फूल का माला देखे होइएगा आप, एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल एक धागे में पिरो करके बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड को पिरोने का काम, तो ये माली है जो एमिनो एसिड को पिरोता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है कौन? राइबोसोम। तो राइबोसोम एमिनो एसिड को जोड़ता जाएगा और नए तरह का प्रोटीन बन जाएगा। इसलिए लिख रहे हैं यहाँ इट इज ए सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब यही प्रोटीन हार्मोन बनेगा, एंजाइम बनेगा, अलग अलग तरह का काम करता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर। दो स्फेरिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। एक का स्पेसिफिक ग्रेविटी 60 होता है, दूसरे का स्पेसिफिक ग्रेविटी 40 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उल्टा लिखा हुआ आपको लगेगा, जो छोटा है उसी में 60s लिखा हुआ है, जो बड़ा है उसमें 40s लिखा हुआ है। ये एक्चुअली साइज को नहीं बता रहा है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को बता रहा है। यानी भारी मटेरियल से ऊपर वाला बनाया, हल्के मटेरियल से नीचे वाला बनाया। ठीक है, इट प्रोड्यूस many hormones, enzymes. It produce many hormones,
enzymes and several other proteins. तो ये हमारा हो गया राइबोसोम। 4 हम लोग देखें सबसे पहले इसके पहले वाले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने इस क्लास में देखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड नेक्स्ट हम लोगों ने देखा राइबोसोम। तो 4 सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोगों ने इन पिछले 2 क्लासों में पढ़ा। कोई भी डाउट, किसी तरह की समस्या आपको हो, चूंकि ये एडवांस क्लास है, ये क्लास बुक में आपको उपलब्ध नहीं होगा, परेशानी हो सकती है, लेकिन जानकारी बेकार नहीं होता है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं समझ पाइए। जितना आप जानकारी लीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होता है। फिर भी अगर कहीं किसी तरह का डाउट हो तो उसको जरूर आप लोग पूछेंगे। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि स्लो, धीरे धीरे, तोड़ तोड़ करके एक बात को समझाया जाए और समझाने का प्रयास भी मैं करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी होती है किसी तरह की, तो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर और बाय एनी अदर मीन्स। ओके, थैंक यू।